नमस्कार, मैं राहुल कोटियाल। हफ्ते भर की छुई बात समेटे हम एक बार फिर से हाजिर हैं अपने साप्ताहिक कार्यक्रम के साथ, जिसका नाम है एक्स्ट्रा कवर। एक पहाड़ी औखाणा है बलजू उजाड़ खाण के गीत जांद वेल अपना गुठियार भी किले आण। उत्तराखंड के नेताओं पर यह औखाणा एकदम सटीक बैठता है। वो ऐसा उजाड़ खाना गीत चुके हैं कि अब गुठियार आना तो दूर, आंखों की शर्म के लिए गुठियार आने का नाटक तक करना उन्होंने छोड़ दिया है। बीते दिनों जैसे ही विधानसभा सत्र की तारीखें सामने आई, वैसे ही भाजपा विधायक महंत दिलीप रावत का बयान वायरल होने लगा, जिसमें वो कहते दिखते हैं कि गैरसैंण में बल बिज्जा बात की ठंड होती है और वहाँ सुविधाएं भी पूरी नहीं हैं, इसलिए वहाँ सत्र तभी होना चाहिए जब व्यवस्थाएं ठीक हो जाएं। बल्कि उन्होंने इस बयान में ये तक कह दिया कि जिस भराड़ीसैंण में विधानसभा भवन का निर्माण किया गया है वो कोई बुद्धिमत्ता का निर्णय नहीं था, क्योंकि वहाँ बल ऑक्सीजन की भी कमी रहती है। तब बोला भराड़ीसैंण में बल ऑक्सीजन की कमी होती है, इस लिहाज से तो कुटी, गरब्यांग, नीति, माणा में कुजाण क्या होता होगा। और तुर्रा ये कि ये बात वो विधायक कह रहे हैं जो खुद लैंसडाउन से विधायक हैं। जब उन्हें ही गैरसैंण भराड़ीसैंण का नाम सुनकर सांस नहीं आ रही, तो काशीपुर और हरिद्वार जैसे तराई के विधायकों का तो क्या ही हाल होता होगा। कोई आश्चर्य नहीं कि कल इस कथित पहाड़ी राज्य का कोई विधायक ये भी कह दे कि पहाड़ तो इतने ढालदार होते हैं, बल वहाँ लोग चारपाई कैसे बिछाते होंगे। पूरे साल में सिर्फ एक बार, और वो भी सिर्फ 2-4 दिनों के लिए हमारे माननीयों को गैरसैंण जाना होता है, लेकिन उसमें भी दर्जनों माननीय हे बोए मेरी कमर पीड़ा गाने लगते हैं। ये स्थिति तब है जब माननीयों का काफिला पूरे लाव लश्कर के साथ चलता है। उनसे पहले तो उनके हीटर वहाँ पहुँच जाते हैं। जितने ताम झाम के बीच माननीय वहाँ रहते हैं, वैसी सुविधाएं पहाड़ के आम नागरिकों ने सपने में भी नहीं देखी होती। महंत दिलीप रावत का ये बयान असल में हमारे माननीयों की उस मनोदशा को भी दिखाता है, जिससे स्पष्ट होता है कि माननीय कोई आम जनता की तरह थोड़ी हैं। वो आखिरकार माननीय हैं। पहाड़ में रहते होंगे लोग मूलभूत सुविधाओं के अभाव में, लेकिन माननीय तो लाव लश्कर के साथ भी पड़ाव वहीं डालेंगे जहां 5 स्टार व्यवस्थाओं के साथ साथ उनकी नज़ाकत का भी पूरा ध्यान रखा जाए और जिसमें कोई व्यवधान ना आने पाए। वैसे इस बयान के आने के बाद विधायक साहब ने सफाई देते हुए कहा कि ये उनका पुराना बयान है और अब तो वो चाहते हैं कि सचिवालय से लेकर निदेशालय और हाईकोर्ट भी गैरसैंण में ही होने चाहिए। खैर, विधायक दिलीप रावत तो अपने बयान को पुराना बताकर पीछा छुड़ा गए, लेकिन उनके समर्थन में उतरे विधायक विनोद चमोली ने उनसे भी आगे बढ़कर कमाल के तर्क गढ़ दिए। उनसे जब कुछ पत्रकारों ने इस बारे में पूछा तो वो पत्रकारों पर ही चढ़ गए कि क्या तुम्हें ठंड नहीं लगती और तुमने ये जैकेट क्यों पहन रखी है। इतना ही नहीं, वो ये भी सवाल दागने लगे कि क्या आप अपने पिताजी को भेजेंगे बर्फ में। बल 80 साल के विधायक हैं, क्या उन्होंने चुनाव लड़के कोई अपराध कर दिया है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि जनप्रतिनिधि हैं तो क्या उनको मर जाना चाहिए। बताइए, जब हमारे विधायक ही शहनाज गिल वाले तर्कों पर आ जाए कि क्या करूं मैं मर जाऊं, तो उन्हें कोई ये भी कैसे समझाए कि साहब और नहीं तो अपनी ही पार्टी के सर्वे सर्वा से कुछ प्रेरणा ले लीजिए, जो आपसे कहीं ज़्यादा बुजुर्ग होने के बाद भी कभी केदारनाथ की गुफाओं में ध्यान लगाने बैठ जाते हैं और कभी आदि कैलाश में सीना चौड़ा करके घूमते हैं। वो घूम कर उत्तराखंड में विंटर टूरिज्म को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं और आप अपने ही राज्य में ठंड से ऐसे अड़गटे जा रहे हैं कि आपको विधानसभा सत्र भी भारी लगने लगा है। और माननीय चमोली जी, आप जो पत्रकारों से कह रहे हैं कि आपने जैकेट क्यों पहनी हुई है, ये कैसा कुतर्क है। आप लोगों से कौन कह रहा है कि आप लोग गैरसैंण जाके नंगी मंडियाण लगाएं, और आपके लिए जैकेट पहनने का आउट है भी नहीं है। बाकी आप पत्रकारों को घुड़की दे रहे हैं कि क्या आप अपने पिताजी को बर्फ़ में भेजेंगे, तो जनता भी आप लोगों से ये अपेक्षा नहीं कर रही कि आप लोग अपने पिताजी को गैरसैंण भेजें। ये अपेक्षा आप लोगों से है जिन्हें उत्तराखंड की जनता ने पहाड़ के इस भूगोल में अपना प्रतिनिधि चुना है। उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए पहाड़ के जिस भी भूगोल में जनता आपको भेजना चाहे पूरे अधिकार से भेजेगी, और जो प्रतिनिधि इसमें सक्षम नहीं है वो ये स्वीकार करते हुए प्रतिनिधित्व छोड़ दें कि बाबा अब मैं सकदू नहीं चाहूँ। ऐसी क्या मजबूरी है कि 80 साल तक विधायक बने भी रहना है। टिकट के लिए आला कमान के आगे तब तक नाक भी रगड़नी है जब तक कमर झुकाने में कई बार की चसाक न पड़ जाए, लेकिन फिर जब काम की बात आए तो जनता के सामने हे बोए मेरी कमर पीड़ा गाने लगना है।
गैरसैंण इतना हल्का मुद्दा नहीं है कि उसे कभी ठंड का बहाना बनाकर तो कभी ऑक्सीजन की कमी बताकर नकार दिया जाए। गैरसैंण इस पहाड़ी राज्य की अवधारणा की आत्मा रहा है। बीते 25 सालों में उस आत्मा का जो तिरस्कार हमारे नेताओं ने किया है, वही कारण है कि पहाड़ी राज्य के पहाड़ ही आज मरणासन्न हो चुके हैं। हमारे दर्जनों विधायक, चाहे कांग्रेस के हों या भाजपा के, गैरसैंण जाने के नाम पर ही लगभग हर बार चिट्ठी लिखना शुरू कर देते हैं कि सत्र वहां न करवाया जाए। पहले तो सालों साल आयोग और समिति खेलकर गैरसैंण के मामले को टरकाया गया। फिर कभी वहां एक सत्र करके तो कभी सिर्फ विधानसभा भवन बनाकर इतिश्री कर ली गई। और अब जब वहां जाकर सत्र करने की बात होती है तो पूरी निर्लज्जता से ऐसे ऐसे तर्क दिए जाते हैं जितने निर्लज्ज तर्क दीक्षित आयोग ने भी नहीं दिए थे। लेकिन माननीयों को ये नहीं भूलना चाहिए कि सत्ता में लंबे समय तक बने रहने के चलते जो दंभ और घमंड नेताओं में पैदा हो जाता है, उसे तोड़ने में जनता ज़्यादा समय भी नहीं लगाती। कांग्रेस इसका सबसे जीता जागता उदाहरण है, जो कभी तख्त जून पर लगी भुइयां के लिए देखो वाले अंदाज में रहती थी, लेकिन आज उसकी स्थिति अब खामाछा वाली हो चुकी है। और भाजपा जिस राह पर है उसमें वो घमंड और भी जल्दी पैदा हो चुका है। यही घमंड है जिसके चलते कभी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बयान देते हैं कि चुनावों में सबको औकात दिखा देंगे, तो कभी कोई अन्य भाजपा विधायक अपने गुर्गों के साथ किसी निदेशालय में जाकर मारपीट कराता है, जैसा पिछले हफ्ते भाजपा विधायक उमेश शर्मा काऊ ने किया। घटना ये थी कि रायपुर विधायक उमेश शर्मा काऊ के विधानसभा क्षेत्र में किसी परिवार ने एक स्कूल के लिए जमीन दान की थी और परिवार चाहता था कि स्कूल का नाम उनके परिजन के नाम पर हो। इसी संबंध में बीते शनिवार उमेश शर्मा काऊ प्रारंभिक शिक्षा निदेशक अजय कुमार नौडियाल के ऑफिस पहुंचे और फिर वहां जो हुआ उसके वीडियो हम सभी ने देखे। अजय नौडियाल का कहना है कि स्कूल का नाम बदलना उनके स्तर का मामला नहीं है और इसके लिए पहले भी शासन को लिखा जा चुका है, लेकिन इसके बाद भी उनके साथ मारपीट की गई। मारपीट भी इस अंदाज में कि पहले उनके दफ्तर में घुसे इन लोगों ने कमरा बंद किया और फिर वहां रखी कुर्सियों से लेकर अन्य सामान उठाकर अधिकारियों पर हमला कर दिया। इस मामले में अब कुछ लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है, लेकिन सवाल ये है कि सत्ताधारी दल का एक विधायक ऐसे काम के लिए जो शासन स्तर पर लंबित हो, उसके लिए अपने मंत्री या मुख्यमंत्री से बात नहीं करता, बल्कि गुर्गों के साथ एक अधिकारी के ऑफिस में किसी जयकांत शीकरे के अंदाज में घुसकर दबंगई करने लगता है। जिन लोगों को लेकर विधायक उमेश शर्मा पहुंचे थे, उनमें से एक हिस्ट्री शीटर भी शामिल था। और इस प्रकरण पर सत्ताधारी दल की प्रतिक्रिया देखिए कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट कह रहे हैं कि उमेश शर्मा जी ने बल माफ़ी मांग ली है, अब इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये कमाल का तर्क होता है भट्ट जी का हमेशा कि उनकी पार्टी जब भी किसी आरोप से घिरती है वो कह देते हैं इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। बलिहारी जाए जनता भट्ट जी की इस क्यूटनेस पर। बहरहाल आगे बढ़ते हैं पिछले हफ्ते की कुछ अन्य खबरों की तरफ। बीते दिनों प्रदेश के लिए एक ऐसी खबर भी आई जो पहली नज़र में तो इतनी सुखद लगी कि प्रदेश भर में इसका क्रेडिट लेने की होड़ मच गई और कई जगह तो बधाई देने वाले पोस्टर तक चिपका दिए गए। खबर थी लालढांग चिल्लरखाल मोटर मार्ग के निर्माण से जुड़ी हुई, जिसकी अनुमति सुप्रीम कोर्ट से आखिरकार मिल गई। कोटद्वार और भाबर के लोग लंबे समय से ये मांग उठा रहे हैं कि इस सड़क को दुरुस्त किया जाए तो लाखों की आबादी को इसका सीधा लाभ होगा और उनके कष्ट कुछ कम हो सकेंगे। इस मार्ग की अहमियत समझने के लिए आप बारामासा की एक ग्राउंड रिपोर्ट देख सकते हैं। बहरहाल कई साल से इस सड़क को ठीक करने की मांग कर रहे लोगों के लिए पिछले हफ्ते ये खबर सुकून बनकर आई कि सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार इसके लिए हरी झंडी दे दी है। लेकिन कोर्ट का पूरा ऑर्डर जब सामने आया तो स्थिति ब्यो न स्यो और नौने फजीती जैसी बन गई। असल में ये मामला लालढांग से लेकर चिल्लरखाल तक की कुल 11.5 किलोमीटर लंबी सड़क का है, जो राजाजी टाइगर रिजर्व के बफर जोन में आती है। इसमें से भी मुख्य है 4.7 किलोमीटर का वो हिस्सा जो चमरिया बैंड से लेकर सिगड्डी सोद तक का है। इसी के निर्माण को लेकर लंबे समय से कानूनी लड़ाई चल रही है। उत्तराखंड सरकार के साथ ही इस मामले में कुछ स्वतंत्र पक्षधर भी कोर्ट में थे, जिनकी मांग थी कि इस सड़क निर्माण की अनुमति दे दी जाए। हालांकि यहाँ सड़क पहले से मौजूद है, लेकिन उसकी स्थिति काफ़ी ख़राब है। बरसात के महीनों में वो पूरी तरह बंद कर दी जाती है और जिन महीनों में ये सड़क खुली भी रहती है उस दौरान भी दिन में ही इसका उपयोग किया जा सकता है, रात को ये मार्ग पूरी तरह बंद कर दिया जाता है। उत्तराखंड सरकार की मांग थी कि इस सड़क को सुधार के साथ ही इस पर ग्रामीणों के निजी वाहनों से इतर प्रतिदिन
150 भारी वाहन जिनमें ट्रक, डंपर और अन्य कमर्शियल वाहन शामिल हों, उन्हें भी गुजरने की अनुमति दी जाए। सरकार की इस मांग को सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी ने स्वीकार भी कर लिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने हालिया आदेश में कहा है कि कमर्शियल वाहनों के लिए इस सड़क का उपयोग नहीं किया जाएगा और उन्हें वैकल्पिक मार्ग से ही जाना होगा, यानी वही नजीबाबाद से घूमते हुए। बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि हम सड़क को दुरुस्त करने की अनुमति दे रहे हैं ताकि दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले ग्रामीणों को इसका लाभ मिल सके, लेकिन हम कमर्शियल वाहनों को यहां से गुजरने की अनुमति नहीं दे सकते। और सरकार को पहले ये सुनिश्चित करना होगा कि वो कमर्शियल वाहनों को रोकने के लिए क्या कदम उठाएगी। इसका ब्लूप्रिंट CEC और कोर्ट में जमा करेगी, तभी ये मार्ग खुलेगा। अब इस आदेश के बाद स्थानीय लोगों में ये स्वाभाविक डर है कि जिस तरह से कोर्ट ने कमर्शियल वाहनों को पूरी तरह से प्रतिबंधित करने की बात कही है, यदि वैसा ही हुआ तो GMO की जो बसें अभी इस रूट पर चलती भी हैं वो भी चलना बंद हो सकती हैं, और साथ ही टैक्सी यहाँ से चलेंगी या नहीं इसका भी कोई जवाब अभी उनके पास नहीं है। इसके साथ ही स्थानीय लोगों की मांग ये भी है कि यहाँ एक एलिवेटेड रोड बनाई जाए जो 24 घंटे स्थानीय लोगों के लिए खुली रहे, ताकि रात बेरात किसी आपात स्थिति में उन्हें दर्जनों किलोमीटर घूम कर न जाना पड़े और न ही कोटद्वार या भाबर से देहरादून ऋषिकेश आने के लिए उत्तर प्रदेश से होकर आना पड़े। वैसे सड़क को ठीक किए जाने की अनुमति मिल जाना राज्य सरकार के लिए फिलहाल उपलब्धि का एक पड़ाव पार कर लेना तो कहा ही जा सकता है। बीते दिनों एक खबर उत्तराखंड हाईकोर्ट से भी आई, जहां एक जनहित याचिका का निस्तारण बड़े ही अतरंगी अंदाज में किया गया। ये जनहित याचिका लगाई थी कांग्रेस नेता अभिनव थापर ने, जिसमें मांग की गई थी कि राज्य गठन से लेकर आज तक विधानसभा में जितनी भी नियुक्तियां हुई हैं उनके समस्त दस्तावेज कोर्ट के सामने प्रस्तुत किए जाएं, इन नियुक्तियों की उच्च स्तरीय जांच की जाए और जितनी भी नियुक्तियां नियम के विरुद्ध हुई हैं उनके लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की जाए और उनसे वो सारा पैसा वसूला जाए जो गलत नियुक्ति पाए लोगों को इतने साल वेतन के तौर पर दिया गया है। मजेदार ये है कि इस याचिका की सुनवाई के दौरान सभी पक्षों ने यह स्वीकार किया कि साल 2016 से 2022 के बीच विधानसभा सचिवालय में 227 नियुक्तियां नियम के विरुद्ध हुई हैं और ये नियुक्तियां तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष द्वारा तत्कालीन मुख्यमंत्री की सहमति से ही हुई हैं। यानी ये स्पष्ट था कि 2 विधानसभा अध्यक्ष और 2 मुख्यमंत्रियों के द्वारा ये नियुक्तियां की गई हैं। कांग्रेस के समय जब हरीश रावत मुख्यमंत्री और गोविंद सिंह कुंजवाल विधानसभा अध्यक्ष थे तब 149 नियुक्तियां हुई, और भाजपा के दौर में जब प्रेमचंद अग्रवाल विधानसभा अध्यक्ष थे और पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री, तब 6 नियुक्तियां 2020 में हुई और 72 नियुक्तियां 2021 में। हरीश रावत और पुष्कर सिंह धामी दोनों ने ही ये नियुक्तियां बांटने का तरीका भी बिल्कुल एक सा ही अपनाया। सचिवालय और अधिकारियों की सलाह को नकारते हुए, विचलन का इस्तेमाल करते हुए ये नौकरियां रेवड़ियों की तरह अपने अपने लोगों को बांट दी गई। यानी साफ था कि दोषी कौन है और वसूली किससे की जानी चाहिए। लेकिन इस मामले में कोर्ट ने माना कि 227 लोगों को, जिन्हें 2015 के बाद गलत नियुक्तियां दी गई थी, उन्हें अब नौकरी से निकाल दिया गया है। इसलिए कोर्ट ने कहा कि अब इस मामले को और ज़्यादा खोदने की ज़रूरत नहीं है, लिहाजा बात को यहीं रफा दफा कर दिया जाए। कोर्ट की एग्जैक्ट भाषा में कहें तो उन्होंने कहा, वी कंसिडर इट अप्रोप्रिएट टू गिव क्वाइटेस टू दिस सेड एस्पेक्ट। वे तब मतलब जिनको नौकरियां बांटी थी उनसे वापस ले तो ली हैं, अब ये क्या बात हुई कि उन पर भी कार्रवाई करो जिन्होंने नौकरियां गलत तरीके से बांटी और संभवतः इसके लिए घूस भी खाई हो। इतना डिमांडिंग थोड़ी होते हैं, छिप है। वैसे डिमांडिंग तो इन दिनों हमारे प्रदेश के निजी अस्पताल भी ज़्यादा होने लगे हैं, जो सरकार से बार बार बोल रहे हैं कि हमारा वो बकाया चुका दीजिए साहब, जो अब हज़ारों करोड़ हो चुका है। ये बकाया है आयुष्मान योजना और गोल्डन कार्ड वाले मरीजों के इलाज का, जिसका भुगतान सरकार अस्पतालों को कर पाने में लगातार विफल हो रही है। कुछ समय पहले तो अधिकतर अस्पतालों ने गोल्डन कार्ड धारक प्रदेश के कई रिटायर्ड सरकारी सेवकों का इलाज तक करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि उन्हें कई महीनों से सरकार ने इसका भुगतान ही नहीं किया था। ये रकम कितनी बड़ी है इसका अंदाज़ा आप ऐसे लगा सकते हैं कि देहरादून स्थित एक ही निजी अस्पताल का सरकार पर 1 अरब 25 करोड़ का बकाया हो चुका है। पूरे राज्य के अस्पतालों का अंदाज़ा आप इस आंकड़े से लगा लीजिए। कई इंजनों वाली हमारी सरकार सारा जोर विधायकों के वेतन और भत्ते बढ़ाने में तो लगा सकती है, लेकिन कर्ज में डूबती जा रही इस व्यवस्था को सुधारने में नहीं, जबकि इससे सीधे तौर पर प्रदेश के आम नागरिक प्रभावित होते हैं, जिन्हें कई अस्पताल अब इसलिए भर्ती करने में आनाकानी करने लगे हैं कि सरकार
भुगतान नहीं करती, इसलिए वो गोल्डन कार्ड वाले मरीजों को भर्ती नहीं करेंगे। सरकार बहादुर से अपील है कि जिन इंजनों के नाम पर आपने राज्य की जनता से वोट लिए हैं, उन इंजनों का कुछ जोर दिखाएं और सुनिश्चित करें कि इन अस्पतालों को उनका बकाया चुका दिया जाए, ताकि वो नागरिकों का इलाज करते हुए इसी संकोच में न रहें कि पता नहीं पैसा मिलेगा भी या नहीं। इसके साथ ही सरकार बहादुर से ये भी अपील है कि अपने राज्य में जगह जगह बीएससी हॉर्टिकल्चर के पाठ्यक्रम आपने जो शुरू करवाए हैं, इस दावे के साथ कि उत्तराखंड में हॉर्टिकल्चर की अपार संभावनाएं हैं और इसको बढ़ावा देने के लिए आपकी सरकार बहुत कुछ फरका रही है। लेकिन बीएससी हॉर्टिकल्चर की पढ़ाई पूरी कर चुके राज्य के युवा लंबे समय से इसलिए परेशान हैं कि उद्यान विभाग में जो भर्तियां निकलती हैं उनमें भी बीएससी हॉर्टिकल्चर वालों को मौका नहीं दिया जाता। उद्यान विभाग में तमाम पदों पर अनिवार्य शैक्षिक योग्यता में बीएससी एग्रीकल्चर और बीएससी बायोलॉजी वालों को तो मौका मिलता है, लेकिन हॉर्टिकल्चर में ही स्नातक किए हुए युवाओं को नहीं। प्रदेश के तमाम युवा इस संबंध में कई बार सरकार बहादुर को लिख भी चुके हैं। आशा है कि सरकार इन युवाओं की ओर भी कान धरेगी। बहरहाल, जाते जाते सरकारों की निहुणियाँ छुइयों से हटकर आपको एक उम्मीद जगाती कहानी सुनाते हैं, जो कहानी है भलू लग्दू संस्था के माध्यम से वीरान पहाड़ों में जान फूंक रहे सुधीर सुंदरियाल और उनकी पत्नी की। खाली होते पहाड़ों में रिवर्स पलायन का शानदार उदाहरण बन चुके सुंदरियाल दंपति ने अपने प्रयासों से सैकड़ों लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा किए हैं और उन्हें आत्मनिर्भर बनाया है। बारामासा ने उनकी इस कहानी को हाल ही में डॉक्यूमेंट किया है, जिसे आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर देख सकते हैं। तो ये था इस हफ्ते का एक्स्ट्रा कवर। बारामासा के कार्यक्रम अगर आपको पसंद आते हैं तो हम मजबूत करने के लिए अपना योगदान ज़रूर दें। इसके लिए आप हमारे चैनल की पेड मेंबरशिप ले सकते हैं, सुपर थैंक्स के माध्यम से सहयोग कर सकते हैं, या फिर स्क्रीन पर दिख रहे इस QR कोड और UPI ID के ज़रिए सीधा सहयोग भी कर सकते हैं। बाकी अपने सुझाव या एक्स्ट्रा कवर से निकलती कोई खबर अगर आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो इस मेल ID पर लिख भेजिएगा। अगले हफ्ते फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए सिमनिया, पहलाद, प्रणाम।